2024 में मार्केट होने वाला है क्रैश या इन्वेस्टर्स की होने वाली है ऐश। आइए जान लेते हैं पूरा सच 2024 का स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिए शुरू से लेके आखिर तक और जानिए क्या है भविष्य स्टॉक मार्केट का। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका इस शानदार वीडियो में। निफ्टी पहुंच गया है 21,400 से ऊपर, बहुत ऊपर है भाई। सारी इन्वेस्टमेंट बेच दो, सब कुछ एनकैश कर दो। पता नहीं अगले साल शुरुआत में या इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद कब गिर जाए। यही सोच चल रही है ना आप सबके माइंड में। आप भी यही सोच रहे हैं ना, मार्केट का पीक बन गया है, सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ, सारा कुछ एनकैश कर दो। और जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो भी बहुत डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? कि भाई सोचा था 20,000 पे इन्वेस्ट कर देंगे, तब नहीं किया। 21,000 के आसपास इन्वेस्ट कर देंगे, तब नहीं किया। अब 21,400 पे दिल थोड़ा घबरा रहा है, इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें। तो दोस्तों, इन सब प्रश्नों का उत्तर और वो सब जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनका भी उत्तर इस वीडियो में मिलने वाला है। ये वीडियो इन्वेस्टर्स के लिए है, ट्रेडर्स के लिए नहीं है। ट्रेडर्स अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस, अपने सेटअप्स, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं चाहे इंट्राडे करते हैं, उसके हिसाब से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो सकता है। पहले तो इस वीडियो में एक भी मिनट आप आगे पीछे करके मत देखिएगा, बिकॉज इसके अंदर जो डेटा पॉइंट्स और जिस तरीके के सेटअप्स, जिस तरीके के इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको मिस करना आपके डिसीजन को इंपैक्ट कर सकता है। और मैं मानता हूं कि फिर भी इन सब चीजों को जानने पहचानने के बाद आप अपनी रिसर्च खुद कीजिए, क्योंकि ये एक एजुकेशनल वीडियो है। आप सबको ये आपकी ये जो धारणा है कि बहुत ऊंचा बढ़ चुका है, सेल कर देना चाहिए, क्या वाकई में सेल कर देना चाहिए? क्या बिल्कुल क्रैश आने वाला है? क्या मुझे भी लगता है क्रैश आने वाला है, या सिर्फ आपको ही लगता है, या फिर उन लोगों को लगता है जो आपको अभी तक होल्ड करके बैठे हुए, नहीं अभी मत डालिए, अभी नीचे आने वाला है, अभी नीचे आने वाला है। और क्या वो नए इन्वेस्टर्स जो अभी तक डिसीजन नहीं बना पाए हैं, क्या वो भी डिसीजन बना पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? क्या और ऊंचाई अभी बाकी है शेयर मार्केट के? आइए जान लेते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट का फ्यूचर क्या है दोस्तों, वो भी इंडियन मार्केट का। देखिए, ग्लोबल मार्केट्स उतार चढ़ाव से भरे हुए हैं, इंडियन मार्केट भी उतार चढ़ाव से भरा हुआ था अभी तक। लेकिन क्या फैक्टर्स हैं जो कि इंडिया के स्टॉक मार्केट को 2024 में इंपैक्ट कर सकते हैं? आइए अब हम उनको जान लेते हैं और फिर जानेंगे कि क्या स्टॉक मार्केट का पीक बन गया, क्या क्रैश आएगा, या होगी इन्वेस्टर्स की ऐश। तो देखिए, कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजीज हैं, क्या है फ्यूचर में, ये सब चीजें समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि किस तरीके का ट्रेंड है, क्या रोड मैप है इंडिया में, इंडियन स्टॉक मार्केट्स का 2024 में। देखिए, मैं ये चाहता हूं कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इस लंबे वीडियो में अंत तक बने रहें और एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनिए और जिसे कहते हैं क्रिटिकली एनालाइज कीजिए कि आपके लिए क्या सही है। सो सबसे पहले समझ लेते हैं कि करंट ट्रेंड्स क्या है, कैसी परफॉर्मेंस है। देखिए शायद जैसे कि आप, मैं, सब कोई जो भी इन्वेस्टेड है स्टॉक मार्केट में वो जानता है कि स्टॉक मार्केट इंडिया में हैज विटनेस्ड द हाईएस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाइज। हायर हाइज बनते जा रहे हैं। लोग सोचते हैं यहां से वापस आएगा, यहां से वापस आएगा, लेकिन निफ्टी है कि बढ़ता ही चला जाता है और हर एक इंडेक्स जो है स्टॉक मार्केट में बढ़ रहा है, जिसमें कि डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन कई लोग घबराए भी हुए हैं कि क्या हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो पहला तथ्य है कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाइज। दूसरा चीज है कि राइज ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। देखिए, रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में। बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स, यंग इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं मार्केट की तरफ को। और वो किस तरीके से अट्रैक्ट हो रहे हैं ये हम आगे वाले सेक्शन में जरूर समझेंगे। तीसरी चीज है वॉलेटिलिटी और न्यूज इंपैक्ट। देखिए, जो स्टॉक मार्केट है वो न्यूज, इवेंट्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, आज
इलेक्शन है, इलेक्शन अभी होके गुजरे हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, कहीं लड़ाई चल रही है, कहीं स्टॉक मार्केट में उथल-पुथल मची हुई है, कहीं इंटरेस्ट रेट का फ़ियर है, कहीं डॉलर इंडेक्स का फ़ियर है, बहुत सारी वॉलेटिलिटी से भरा हुआ है आज की डेट में शेयर मार्केट। लेकिन क्या यही ट्रेंड्स और यही परफॉर्मेंस आगे भी कंटिन्यू रहेगी? आइए जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट किस तरीके से अपना एक कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप मेंटेन करी हुई है, किस तरीके से अलग है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो मेजर स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जो मेजर स्टॉक ब्रोकर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल घुसे हुए हैं कि पार्टिसिपेंट्स हमें जानने पड़ेंगे कि किस तरीके के पार्टिसिपेंट्स हैं। डीआईआईज हैं, एफआईआईज हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, बहुत बड़ी तादाद में मार्केट में घुस चुके हैं। दूसरी चीज है कि क्या इंडियन स्टॉक मार्केट का कोई कंपटीशन है, कोई डिपेंडेंसी है ग्लोबल स्टॉक मार्केट से, वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और किस तरीके के चैलेंजेस ग्लोबल स्टॉक मार्केट से इंडियन मार्केट को मिल सकते हैं। तीसरी चीज जो इसमें जाननी जरूरी है वो है हमारा कि क्या रोल है म्यूचुअल फंड्स का, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, वो इन्वेस्टर्स जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में बिलीव कर रहे हैं, चाहे वो मेरे आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हो, एफआईआईज हो, डीआईआईज हो। क्या अभी भी भरोसा कायम है या पैसा निकालने का टाइम आ गया है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीसरी चीज आती है हमारी हिस्टोरिकल ट्रेंड्स। इससे पहले कि हम आगे बढ़े कि आगे क्या स्टोर रहा है, किस तरीके की मार्केट्स हो सकती हैं, हम कुछ एनालाइज कर लेते हैं पास्ट परफॉर्मेंस को। पहली चीज है कि जो हमारे की माइलस्टोन्स हैं, किस तरीके के सिग्निफिकेंट इवेंट्स रहे हैं पास्ट में, इंडियन स्टॉक मार्केट्स को उसने कैसे इंपैक्ट किया है, वो भी जानना जरूरी है। किस तरीके की वॉलेटिलिटी और मार्केट साइकिल्स रहे हैं, फ्लक्चुएशंस रही हैं, उनको जानना जरूरी है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ की क्या ट्रेजेक्टरी रहेगी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल रिटर्न्स और ट्रेंड्स। हिस्ट्री में कैसे मार्केट ने बिहेव किया। देखिए, हम सब, आप लोग घबराए हुए हैं कि इलेक्शंस आए, कंसर्न है इलेक्शन में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, कौन सी पार्टी सरकार, किसकी पार्टी की सरकार गिरेगी, क्या मेजोरिटी आएगी नहीं आएगी, किस तरीके की पॉलिसीज रहेंगी। लेकिन हिस्टोरिकली मार्केट ने इस दौरान कैसा बिहेव किया है, उसको जानना हमारे और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए, और तीसरी चीज क्या है कि लैंडस्केप कैसे बढ़ रहा है, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आज इंडियन मार्केट में आ चुकी है, एआई, रोबो ट्रेडिंग, मशीन लर्निंग से ट्रेडिंग, जिसे कहते हैं एल्गो ट्रेडिंग, ये सब कुछ स्टॉक मार्केट में आ चुका है। ये एक अपना एक शेप अप ले रहा है, अपना एक वर्चस्व कायम कर रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किस तरीके के एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं स्टॉक मार्केट में, जिसमें एआई, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स इन्वेस्टिंग आज की डेट में फिगर आउट कर चुकी हैं। चैटबॉट इन्वेस्टमेंट भी आने वाले वक्त में आ रही है। दूसरी चीज, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है ट्रेडिंग के और इन्वेस्टमेंट्स के, वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मार्केट में आ चुके हैं। आज की डेट में एक इन्वेस्टर, एक ट्रेडर शायद थोड़ा कंफ्यूज है कि मैं धन में अकाउंट खुलवाऊं, या मैं एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खुलाऊं, या ज़रोडा में अकाउंट खुलाऊं, या किस तरीके से क्या। और एक दूसरे के साथ एक स्टिफ कंपटीशन हो चुका है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स की तादाद बढ़ रही है। दोस्तों, मैंने अपनी बुक में, जो कि अमेज़न में अवेलेबल है, 6 हैक्स फॉर पैरेलल इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट्स में इन सब चीजों का जिक्र किया है, इन सब चीजों को व्याख्यान किया है, इन सब चीजों के बारे में बताया है कि किस तरीके से वो 6 हैक्स हैं जिससे आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं, एक पैरेलल इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, मुझे लोग बोलते हैं पैरेलल इनकम मास्टर। तीसरी चीज, जो बहुत सारा डेटा है मार्केट में, जिससे मार्केट इंसाइट्स मिलती है हमें, कुछ बहुत ही क्रिटिकल डेटाबेस होते हैं, उनमें से कुछ डेटा को हम यहाँ एनालाइज करेंगे। डेटा ड्रिवन अप्रोचेस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। गट फीलिंग से, साइकोलॉजी से आगे बढ़ने में नुकसान जरूर है। तो टेक्नोलॉजिकली इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा डिजिटल रेवोल्यूशन से होकर गुजर रहा है। तीसरी चीज कि करंट सिनेरियो क्या है मार्केट का, किस तरीके से इंडाइसिस परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके से सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, क्या इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट है और मार्केट का क्या आउटलुक है, इसको भी हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मार्केट इंडाइसिस, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस, किस तरीके के स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं या कर सकते हैं 2024 में। इन सबको हम जानेंगे इस वीडियो में।
दूसरी चीज हमें जाननी जरूरी है, किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेने से पहले या स्टॉप करने से पहले या इनकैश करने से पहले या पछताने से पहले क्या रिस्क हैं, चैलेंजेस हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के। तो सबसे पहला चैलेंज जो हमने पहले भी आप लोगों को बताया वो है मार्केट की वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी। कि क्या अनसर्टेनिटी है कि अभी इलेक्शन आएंगे तो क्या तुरंत मार्केट से पैसा खींच लिया जाएगा, क्या लिक्विडिटी के कंसर्न्स हैं, क्या कुछ ऐसा लग रहा है ग्लोबली कि वार होने वाली है और वार से इलेक्शंस इंपैक्ट हो सकते हैं, या कहीं पे पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, या कोई और भी डिसीजन ग्लोबली हो सकता है जिससे लिक्विडिटी के चैलेंजेस आ सकते हैं, और किस तरीके का रेगुलेटरी और पॉलिटिकल एक सिनेरियो डेवलप हो सकता है, रिस्क हो सकता है। क्या मोदी गवर्नमेंट रहेगी, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रहेगी, नहीं रहेगी, कंटिन्यू करेगी, क्या मोदी जी जो हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री रहेंगे या कोई और प्रधानमंत्री लाइन में है, जैसे हमने अभी देखा कि स्टेट इलेक्शंस में सारे चीफ मिनिस्टर्स को बदल डाला है। तो क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बदले जा सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? ये सब चीजों के रिस्क और चैलेंजेस स्टॉक मार्केट में बने हुए हैं, लेकिन क्या स्टॉक मार्केट इन सब रिस्क और चैलेंजेस के साथ आगे बढ़ना चाहता है या कुछ थमना चाहता है, रुकना चाहता है? दूसरी चीज हम समझते हैं कि देखिए, स्टॉक मार्केट की इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि जितना भी स्टॉक मार्केट में बाइंग सेलिंग होती है उसमें बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस का रोल है। जहां पे एनएसई है, बीएसई है, हमारे एमसीएक्स है जहां पे कमोडिटी मार्केट ट्रेड होती है, कमोडिटीज ट्रेड होती हैं, और इस सब का इंपैक्ट ग्लोबली इंडियन इकोनॉमी को दर्शाता है कि इंडियन इकोनॉमी कैसी चल रही है। बहुत सारे आज की डेट में वॉल्यूम्स हैं, बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स हैं, वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, शेयर के प्राइसेस दिन बर दिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या ये सब इंपैक्ट कर सकता है आने वाले 2024 में? क्या ये सब इंपैक्ट हो सकता है 2024 में? इसको भी समझ लेते हैं। दूसरी चीज जो हम कंक्लूड करेंगे फ्यूचर आउटलुक के साथ वो ये है कि ग्रोथ प्रोजेक्शंस क्या है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की। क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहने में ही फायदा है या अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बाहर निकाल लेना चाहिए? क्या हमें बेनिफिट्स हैं पेशेंट और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच को लेने के लिए? किस तरीके से करंटली ट्रेंड्स हैं, किस तरीके के ट्रेंड्स हैं, क्या ड्राइवर्स हैं, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या हो सकती है, किस तरीके से हम डाइवर्सिफाइड रह के बैलेंस पोर्टफोलियो को बना के एक रिस्क मिटिगेशन के द्वारा अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या एनकैश कर लेना ही सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके अलावा अब बढ़ते हैं कि रेगुलेटरी रिफॉर्म्स कैसे हो सकते हैं और किस तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट को। देखिए, सेबी है, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड्स हैं, बहुत सारे आईपीओज आने वाले वक्त में लिस्ट होने वाले हैं। किस तरीके की लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स रह सकती हैं? क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट कर सकती है? किस तरीके से रेगुलेशंस लिस्टेड कंपनीज को इंपैक्ट करते हैं? क्या इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन तो नहीं हो रही है जिसकी वजह से बहुत बढ़ गया है स्टॉक मार्केट और आगे आने वाले वक्त में ये सब खतरे हैं? इन सब चीजों को भी हम समझ लेते हैं। आइए, उसके अलावा अब हम समझते हैं थोड़े से डेटा पॉइंट्स को। ये डेटा पॉइंट्स आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। शायद आप में से कई लोग इन डेटा पॉइंट्स को जानते हो, कई लोग इन डेटा पॉइंट्स को नहीं जानते हो। जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी ये डेटा पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो जानते हैं उनके लिए एक आई ओपनर एंगल है इन डेटा पॉइंट्स को देखने का। नजरिया क्या होना चाहिए उसको लेके आगे बढ़ते हैं, और इस पे बेस्ड होगा हमारा डिसीजन कि क्या निफ्टी पीक आउट कर चुका है, क्या यही एक आखिरी लेवल था 2023 का और 2024 में धड़म से मार्केट गिरने वाली है, क्रैश होने वाला है, या फिर अभी भी दोस्तों 2024 में नई ऊंचाइयों, नई शिखर पे ये स्टॉक मार्केट पहुंच सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं निफ्टी के प्राइस अर्निंग रेशियो को और निफ्टी के लेवल्स को। हिस्टोरिकली कैसा रहा है, अब कैसा रहा है, फॉल्स जब पीछे आए हैं तब किस तरीके से रहा है, ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, मैंने आपको एक पीई रेशियो और निफ्टी के प्राइस पॉइंट्स जो कि आज की डेट में 24,000 से ऊपर का निफ्टी, 21,400 से ऊपर का निफ्टी चल रहा है, उस प्राइस पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे दर्शाया है। देखिए, आप सब लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो निफ्टी है वो तकरीबन
21,400 पे चल रहा है और जहां पे हमारा प्राइस है तकरीबन 21,000 के आसपास, ये लेवल्स हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपको प्राइस मिलेगा और पीई रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो दोस्तों तब बनता है जब कंपनीज अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करती हैं। रिजल्ट्स डिक्लेयर करती हैं तो क्या जो बुक वैल्यू है, जो मार्केट वैल्यू है उन स्टॉक प्राइसेस की, जो लिस्टेड एंटिटीज हैं, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, क्या वो पीक आउट हो चुकी हैं या कहीं ऐसा तो नहीं प्राइस बहुत बढ़ चुका है और अर्निंग्स बहुत कम आ रही हैं। ये चार्ट दर्शाता है दोस्तों कि अभी जो निफ्टी 21,400 पे है उसकी प्राइस अर्निंग रेशियो केवल और केवल 24 के आसपास है। तो क्या ये पीक है? समझ लेते हैं आने वाले डेटा पॉइंट से। देखिए पहले समझते हैं हिस्टोरिकली जब जब इलेक्शंस हुए, लास्ट इलेक्शन से लेके 2019 में निफ्टी का क्या लेवल था, क्या पीई रेशियो था। देखिए निफ्टी का पीई रेशियो था 29 और 11,600 के आसपास निफ्टी था जब इलेक्शंस अनाउंस होने वाले थे, मार्च के आसपास अनाउंस हुए या निकले। तुरंत ही 2020 में कोविड का क्रैश आया और उस वक्त पीई रेशियो घट के 18 और निफ्टी के लेवल्स तकरीबन 8,200 हो गए। 2021 में यही लेवल पीई रेशियो यहां पे तुरंत बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा दोस्तों, 2021 में जब 14,700 पे निफ्टी थी, अपने पीक पे थी, उस वक्त निफ्टी की पीई रेशियो थी 33 की और निफ्टी के लेवल से 14,700। 2022 में पीई रेशियो घटी लेकिन निफ्टी के लेवल्स बढ़ गए और 2023 में अभी पीई रेशियो तकरीबन 22 पे चल रहा है और 21,400 की निफ्टी है। अब आप समझना चाहेंगे कि क्या रिलेशन है इस पीई रेशियो का स्टॉक मार्केट के, निफ्टी के इन लेवल्स के साथ। इसके लिए मैं आपको वापस इसी चार्ट पे ले चलता हूं और थोड़ा सा इसका गहन अध्ययन कर लेते हैं पीई रेशियो के साथ। एक नया एंगल इन्वेस्टमेंट्स के लिए इससे बेहतरीन नहीं हो सकता। देखिए समझिए, जब स्टॉक मार्केट 2008 के क्रैश से पहले किस लेवल पे थी, तकरीबन 11,000 के आसपास, और 2008 में जब 2008 में इसका जो निफ्टी का लेवल था, जो कि रेड कलर से निफ्टी है और ग्रीन कलर से आपके पी रेशियो है, जब पी रेशियो सबसे ज्यादा हाईएस्ट थी तो निफ्टी वहीं से धड़म होके नीचे गिरी। यानी कि इससे ये इंडिकेशन मिलती है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो का निफ्टी के लेवल से नीचे रहना बहुत जरूरी है एक इन्वेस्टमेंट की डिसीजन को लेने के लिए। तो यहां देखिए, जब प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा था निफ्टी के लेवल से तो यहां मार्केट गिरी, और जब यहां पर दोनों ने आपस में क्रॉसओवर दिया तो जाके थोड़ा बहुत प्राइस अर्निंग फिर से बढ़ी और फिर से मार्केट यहां क्रैश हुई और इस तरीके से आगे धीरे धीरे ये कंसोलिडेशन का दौर रहा। और यहां पर जब 2020 में पीई रेशियो और निफ्टी के लेवल्स आपस में मैच कर गए तो जो दोस्तों तेजी बनी, लोगों के, इन्वेस्टर्स के चांदी लग गई, जिसे कहते हैं सोना, चांदी, डायमंड सब आ गया, 4 गुना 5 गुना उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज हुई। लेकिन फिर क्या हुआ दोस्तों, 22 फरवरी 2021 को जब निफ्टी ने छुआ 14,000 का लेवल और प्राइस टू अर्निंग रेशियो था 40,000। ये देखिए, ये लेवल था 40,000 का। पहले हम इसको थोड़ा सा मैं ड्राइंग्स को क्लियर कर देता हूं। इधर देखिए, ये 40 का लेवल था निफ्टी पीई का और निफ्टी थी 14,700 पे। तो क्या निफ्टी का गिरना तो स्वाभाविक था दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर नीचे उथल चलफ करके निफ्टी वापस नीचे गिरी इसी लेवल से। जब निफ्टी गिरी तो पी रेशो भी गिरा। पी रेशो गिरने के बाद आज की डेट में प्राइस टू अर्निंग रेशो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि 20 से 24 के बीच में घूम रहा है और निफ्टी के लेवल्स हैं आज 21,000 के आसपास। तो क्या ये लेवल्स बिल्कुल ठीक है? जी हाँ दोस्तों, इस वक्त आपको एक और डेटा पॉइंट जब मैं आपको बताऊंगा
तो आप ये कंक्लूड कर पाएंगे कि ये लेवल्स अभी भी उतने ही अट्रैक्टिव हैं, अभी भी उतने ही जोरदार हैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी, जहां पे नए इन्वेस्टर्स भी ये डिसीजन ले सकते हैं कि प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत ही कंफर्टेबल है। पहले तक अब था 40 और आज क्या है 22, यानी कि प्राइस टू अर्निंग लेवल्स बहुत ही कंफर्टेबल लेवल्स पे है। अभी भी यहां से पोटेंशियल है आगे ग्रोथ करने का, निफ्टी में आगे ग्रोथ हो सकती है और जबरदस्त हो सकती है। उसके लिए कुछ और डेटा पॉइंट्स को भी समझ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम डेटा पॉइंट लेते हैं कि एफआईआईज के हिस्टोरिकल इनफ्लोज कैसे रहे इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद कैसे रहे, 2014 में कैसे थे, 2019 में कैसे थे, और अब जब इलेक्शंस ड्यू हैं 2024 में, तो किस तरीके के इनफ्लोज आ रहे हैं। कि ऐसा तो नहीं सारा पैसा खींच लिया जा रहा है या खींच लिया गया है। इन डेटा पॉइंट्स को भी जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जैसे कि इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि डीआईज कौन होते हैं, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो बाई सेलिंग करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। देखिए, ये जो डीआईएस का इनफ्लोज है, उससे इन्वेस्टर के, बड़े इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स का पता चलता है। क्या वो अभी भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को लेके बुलिश है, क्या वो अभी भी इन्वेस्टेड है, क्या वो अभी भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं क्या इंडिया में, किस तरीके से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस मार्केट की तेजी में, या स्टॉक्स में, या किसी सेक्टर में। और ये जो डेटा है इनफ्लोज का, इससे मार्केट की डायनामिक्स और पोटेंशियल जो ट्रेंड्स हैं मार्केट के, उससे बहुत बड़ा एक इंडिकेशन मिल जाता है हमें। किस तरीके का इंडिकेशन मिल जाता है उसको समझ लेते हैं। देखिए, जब 2014 में सॉरी आपके इलेक्शंस हुए, तो उस वक्त डीआईआईज एफआईआईज के इनफ्लोज पॉजिटिव थे। ये है हमारा दोस्तों एफआईआई और ये है डीआईआई। 2015 में इलेक्शन खत्म होने के बाद उन्होंने पैसा निकाला, ये एक इंडिकेशन है आपके लिए। थोड़ा सा पैसा एनकैश किया। देखिए, कोई भी जब इन्वेस्टमेंट करता है तो थोड़ी सी एक एक्सपेक्टेड रिटर्न होती है, और जब एक्सपेक्टेड रिटर्न के आसपास या उससे ज्यादा रिटर्न आ जाए तो डेफिनेटली थोड़ा सा मुंह मीठा तो कर ही लेना चाहिए। और तब सपोर्ट किया डीआईआईज ने। 2016 में गवर्नमेंट पॉलिसी से फिर से इनफ्लोज बढ़े, डीआईआईज के भी और एफआईआईज के लिए। 2017 में फिर से पॉजिटिव इनफ्लोज थे, 2017 में डीआईआईज के भी इनफ्लोज थे। 2018 में इलेक्शन से 2 साल पहले इनफ्लोज को निकाला गया, क्योंकि उस दौरान कोविड था दोस्तों। उस दौरान सभी ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एनकैश किया, किसी को नहीं पता था कि किस तरीके की बीमारी है, क्या होगा। और दोनों ही एफआई और डीआईएस के इनफ्लोज आउटफ्लोज में कन्वर्ट हो चुके थे, और यही कारण था मार्केट का 12,000 से 7,500 8,000 के आसपास आने का। अब 2019 में क्या हुआ? 2019 में वापस जब मोदी गवर्नमेंट इलेक्ट हो रही थी, तो 2019 के आसपास जब इनफ्लोज बढ़े, तो उसके बाद फिर से पॉजिटिविटी आई। और 2020 में 2018 में फैक्टर्स थे हमारे इलेक्शन से पहले के, और 2020 के आसपास फिर से कोविड आया और हमारे आउटफ्लोज फिर से बढ़ गए। तो क्या इससे हमें क्या अंदाजा मिलता है कि ये जो एफआईआईज और डीआईज हैं, क्या भारत में अभी भी इन्वेस्टेड है? कुछ डेटा पॉइंट्स को वहां पे भी हम समझ लेते हैं। देखिए, प्री इलेक्शन रैली और पोस्ट इलेक्शन रैली, स्टॉक मार्केट ने आज तक पिछले 2 इलेक्शंस में खास तौर पे एक बहुत ही बढ़िया प्री इलेक्शन रैली दी है। यानी कि इन्वेस्टर्स अपने ऑप्टिमिज्म को, और एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि पॉलिसी मेकर्स की स्टेबिलिटी रहेगी। 2014 में उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी 2019 में रही। 2019 में ये कंफर्म था कि यही गवर्नमेंट वापस आ रही है, इसी तरीके की पॉलिसी मेकिंग होगी, तो उसमें इन्फ्लोज और ज्यादा बढ़े। प्री इलेक्शन रैली बिल्कुल कामयाब रही, और पोस्ट इलेक्शन रैली भी जो थी वो कामयाब रही, लेकिन थोड़ा बहुत गवर्नमेंट के डिसीजन से इन्फ्लुएंस जरूर रही होगी और रहती भी है। तो यानी कि इस प्री इलेक्शन रैली में जो आज की डेट में हो रही है, हम सब पार्टिसिपेट अभी और कर सकते हैं। दूसरी चीज, आगे बढ़ते हैं, कुछ और डेटा पॉइंट्स को हम एनालाइज कर देते हैं। अब हमारी फोरकास्टिंग क्या है, क्या प्रिडिक्शंस है? हमारी फोरकास्टिंग है
बिल्कुल एक पॉजिटिव आउटलुक आप लोग बना के चलिए। देखिए एनालिस्ट जितने भी एफआईआईज हैं, डीआईज हैं, अभी हम डेटा को भी समझेंगे, वो सब बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं पिछले 3 महीने में, और खास तौर पे नवंबर और दिसंबर में एफआईआईज का बहुत भारी इनफ्लो स्टॉक मार्केट में आया है। और ये सब दोस्तों फ्रेश इन्वेस्टमेंट है। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो उन्होंने लास्ट 3 महीने में यानी कि अक्टूबर, सितंबर और अगस्त में एनकैश कर रखी थी। लेकिन हमारे डीआईआईज और हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसा बहुत ज्यादा मार्केट में डाला और स्टॉक मार्केट के लेवल्स को मेंटेन किया, और अब 21,000 के लेवल्स पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स आई है बिगर्स हैंड्स की। बहुत बड़े हैंड्स ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट की है पॉजिटिव आउटलुक के साथ। उनको ये शायद यकीन है कि तीसरी बार भी यही गवर्नमेंट आने वाली है। तो ये प्रोडिक्ट कर रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो फेवरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाली है आज की डेट में स्टॉक मार्केट में। दूसरी चीज जो अर्निंग ग्रोथ है, जैसे कि आपने देखा कि पी रेशियो 22 पे है, अभी बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनीज के, बहुत ज्यादा एडवांस टैक्स की कलेक्शंस हो रही हैं, बहुत ज्यादा जीएसटी जमा हो रहा है, कंपनीज की अर्निंग के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स मार्केट में भरे पड़े हैं कमिंग ईयर्स में। बहुत नई से नई कंपनीज आप देखेंगे मार्केट में उतर रही हैं, बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं, लोग आईपीओज में पैसा भी छाप रहे हैं। करेक्ट, इसलिए इंक्रीज आईपीओज में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स को भी आप विटनेस कर सकते हैं। इससे भी फंड्स मार्केट में जरूर आने वाला है और ज्यादा बढ़ोतरी के साथ। दूसरी चीज क्या होने वाली है, देखिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि एल्गोरिथम ट्रेडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ट्रेडिंग, ब्लॉकचेन के साथ ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसीज, ये सब लोग नए द्वार खोल रहे हैं ट्रेडिंग की, इन्वेस्टमेंट की एक नई दुनिया खोल रही है दोस्तों। इतनी ज्यादा लिक्विडिटी, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, ऑफ कोर्स चैलेंजेस भी रहते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट बिल्कुल जिसे कहते हैं बिल्कुल 360 डिग्री के हिसाब से या 90 डिग्री के हिसाब से बिल्कुल नहीं चढ़ती चले जाएगी, कुछ ना कुछ उसमें उतार चढ़ाव आएंगे। लेकिन ये मौका है जब आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स में ऐड ऑन भी कर सकते हैं। एंड कैश करने की अभी जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। एटलीस्ट इन दो इंडिकेटर्स ने इस चीज को जो है साबित किया है। दूसरी चीज हम आगे बढ़ते हैं, अब हमें करना क्या है, क्या हमें जो अब ये जो सेक्शन है दोस्तों, खास तौर पे जो नए ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, हमें एक टॉप डाउन अप्रोच बनानी है। क्या है टॉप डाउन अप्रोच, कि मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स क्या हैं। मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स पॉजिटिव हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इंडिविजुअल सेक्टर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनको एनालाइज करना जरूरी है। रियलिटी सेक्टर, मेटल सेक्टर, पीएसयू बैंक, पीएसयू कंपनीज बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं, उनके बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनके स्टॉक प्राइसेस भी इंक्रीज कर रहे हैं। बॉटम्स अप अप्रोच में आता है, क्या नई कंपनीज या एग्जिस्टिंग कंपनीज का ग्रोथ पोटेंशियल है, किस तरीके से कंपिटिटिव एडवांटेज है डिफरेंट सेक्टर्स को। मैंने अपने पिछले वीडियो में जो बीएससी में बताया था, देखिए बीएससी में वॉल्यूम से वॉल्यूम्स बढ़ते चले जा रहे हैं, डिफरेंट क्लोजिंग्स हो रही हैं, कभी वेडनेसडे की, कभी हर दिन एक क्लोजिंग से भरा पड़ा है, वीकली क्लोजिंग, डेली क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग, क्लोजिंग ही क्लोजिंग है, उसमें इतने ज्यादा इन्वेस्टर्स कूद चुके हैं। और एक कंबाइंड स्ट्रेटेजी जहां पे हम टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच का फायदा उठा सकते हैं, उस तरीके की अप्रोच से हमें जाना बहुत जरूरी है। आगे हम इस चीज को आगे और एक और बारी समझ लेते हैं। अब स्ट्रेटेजीज क्या करनी है, हमें किस तरीके की स्ट्रेटेजीज बनानी है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट के लिए। सबसे पहले, जैसे कि हमें पुरानी कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सेम बास्केट। एक ही बास्केट में, एक ही स्टॉक में पूरा पैसा ना लगाइए, एक ही सेक्टर में पूरा पैसा ना लगाइए। आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए डाइवर्सिफिकेशन अभी भी उतनी ही जरूरी है, डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट एसेट क्लास में, ताकि अपने रिस्क को मिटिगेट कर सकें, ऑप्टिमाइज कर सकें। लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या है, लॉन्ग टर्म आउटलुक अभी भी कंपाउंडेड ग्रोथ के साथ स्टॉक मार्केट अगले 4 साल, बिल्कुल आप इस चीज को नोट कर लीजिए, अगले 4 साल बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स के साथ आने वाली है, क्योंकि ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करोड़ों रुपए, करोड़ों डॉलर्स में हुए हैं दोस्तों। दूसरी चीज, अपनी रिसर्च और एनालिसिस को कायम रखिए,
किस तरीके का ट्रेंड एक सेक्टर में, स्टॉक में चल रहा है, हमारे स्विंग ट्रेडिंग कोर्स में ये सब चीजें बताई जाती हैं। 9 दिन के कोर्स के सेशंस में हम एक एक चीज आपके माइंडसेट से रिलेटेड, रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड, स्ट्रेटजीज से रिलेटेड, टूल्स की एंट्री कहां करनी है, एग्जिट क्या करना है, प्रॉफिट कैसे करना है, पिरामिडिंग, पावर ऑफ पिरामिडिंग क्या है, जो कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बिल्कुल जिसे कहते हैं हम शक्ल है, उस तरीके की स्ट्रेटजीज को बताया जाता है, उस तरीके के सेटअप्स को बताया जाता है। आपको एक ट्रेडिंग लॉग दिया जाता है जो कि सेमी ऑटोमेटेड है, जहां पर आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारे फैक्टर्स को एनालाइज कर रहे हैं। 2024 में की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रहे हैं। इमर्जिंग सेक्टर्स को सुनिए, जहां पे आपकी टेक्नोलॉजी है, हेल्थ केयर है, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर है। आज आने वाले वक्त में ये सेक्टर्स मुझे लगता है कि इमर्जिंग सेक्टर्स होंगे 2024 के, जहां पे भी अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं। अब उनके चलने की बारी है दोस्तों। स्पॉट कीजिए ऐसे कंपनीज को जहां पे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरीज हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। और आईपीओस को भी मत छोड़िएगा, जिनकी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है 2023 के अंत में, और 2024 में तो भरमार लगी हुई है दोस्तों। इतनी बढ़िया बढ़िया कंपनीज आ रही हैं आईपीओस लेके। डेफिनेटली उनके फंडामेंटल्स, उनके अर्निंग पोटेंशियल्स को देखते हुए डिसीजन लीजिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ये सलाह लेनी बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या आप जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में किस तरीके से सेक्टर्स को एनालाइज किया जाता है, किस तरीके से शेयर्स को एनालाइज किया जाता है? इस वीडियो के सेकंड सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम 2024 में सेक्टर एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस, किस तरीके से हम लोग इनफ्लोज को एनालाइज कर रहे हैं। इनफ्लोज के बारे में बताया जाएगा एफआईआईज और डीआईएस के। तो इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि क्या आपने भी अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसी हिसाब से लिया है। क्या आपने भी सोचा है कि मैं स्टॉक मार्केट से निकल जाऊंगा या बना रहूंगा, क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करूंगा या नहीं करूंगा। आई होप इस वीडियो में आपको 2 डेटा पॉइंट्स, एफआईआई डीआई के इनफ्लोज और पीई रेशियो से काफी हद तक ये जानकारी मिल चुकी होगी कि कितना इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में बने रहना, इन्वेस्टेड रहना, और नए इन्वेस्टर्स के लिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटी अभी भी है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जरूर आएगा, लेकिन बने रहिए, इस रैली को एंजॉय कीजिए जब तक ये रैली है, ऑफ कोर्स अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेते हुए। धन्यवाद। सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो विल बी रिलीज्ड वेरी सून। बहुत ही जल्दी मैं सेकंड पार्ट के साथ भी आऊंगा, तब आपको समझाऊंगा किस तरीके से स्टॉक्स और सेक्टर्स को एनालाइज करना चाहिए 2024 के लिए। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आप सब ने भी, स्पेशली उन नए इन्वेस्टर्स ने जान लिया होगा कि क्या ये सही वक्त है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, या अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करने का, या उस इन्वेस्टमेंट को एनकैश करने का। क्या ये सही वक्त है? क्या आपको ऐसा करना चाहिए या अभी वेट करनी चाहिए? स्पेशली वो नए ट्रेडर्स जो ये सोच रहे हैं, या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो ये सोच रहे हैं कि मार्केट बहुत बढ़ चुका है, क्या मार्केट वाकई में ही इतना बढ़ चुका है या अभी और बढ़ने वाला है? ये सब आप सब ने उन डेटा पॉइंट्स को, उन इंडिकेटर्स को जानकर, समझकर अपना डिसीजन ले लिया होगा, और इस वीडियो ने भी आपको काफी मदद की होगी इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन को मनाने में या आगे कैरी ओवर करने के लिए। आशा करता हूं आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा। कमेंट करके मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। क्या इस वीडियो ने आपको हेल्प किया अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरुआत करने में या इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करने में?